Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am educator Meghna Shwaswa. So guys, आज के क्लास में again we are going to discuss the cell cycle regulation. ये जो cell cycle regulation की क्लास है ये पार्ट 6 है, मतलब आपकी ऑलरेडी 5 क्लासेस जा चुकी हैं, which is very important. अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए. गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप इस यूनिट को फॉलो करें, इस टॉपिक को फॉलो करें. आपके 5 to 6 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपके 5 to 6 मार्क्स इसी से आएंगे. तो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी. लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, उसकी वजह यह है कि टॉपिक कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, एक क्लास में टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए हम पार्ट्स में टॉपिक को लेके जा रहे हैं. आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं. आज हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की बातें करेंगे. अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की बातें करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जो क्या इंपॉर्टेंट है गाइस जानना हमारे लिए कि जो एम फेज का जो साइक्लिन सीडीकेज है, एम फेज सीडीके जिसको कहा जाता है, जो कि हमारा साइक्लिन बी है, और सीडीके इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सीडीके वो 1 है. इन कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये जब एक्टिवेट होते हैं तो कौन कौन से इवेंट्स ये एम फेज के हैंडल कर रहे होते हैं, उसे जानना जरूरी है. उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. चलिए शुरू करते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है गाइस. अब देखिए एम फेज में क्या हो रहा होता है. आपको पता है G1 S G2 M. एम फेज में सबसे पहले होता है प्रो फेज. प्रो फेज में जो सेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं. स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह ब्रेक होना शुरू होता है. ठीक है. मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से आप देख सकते हो बीच में आकर के सेंटर पे अलाइन हो गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर के अलाइन हो गए हैं. इस टाइम पे क्रोमोसोम को पढ़ना बहुत इजी होता है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर वगैरह को समझना बहुत सिंपल होता है. इसके बाद आता है एनाफेज. एनाफेज में जो क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बीच से अलग हो जाएंगी और दोनों अपने ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाएंगे. इसके बाद आता है टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. टीलोफेज में गाइस आपका जो क्रोमोसोम है वो ऑपोजिट पोल पे आ चुके थे एंड सेल का अब डिवीजन शुरू हो गया है. सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन शुरू हो गया. एक सेल से 2 सेल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा है. आपको समझ में आ गया. माइटोटिक फेज में यानी एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है. लास्ट में एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो जाती हैं और ये कुछ काम होता है. तो हम देखते हैं एम फेज में जो आपके साइक्लिन सीडीकेज हैं वो कब बनना शुरू होते हैं. अब इस ग्राफ में पूरा आप देख सकते हो कि ये एम सीडीकेज कब बन रहे हैं. जब G2 फेज अभी स्टार्ट हुआ है, यहां से G2 फेज शुरू हुआ है, एम सीडीके बनना शुरू है. और इनका लेवल हाई कब है, जब ग्रीन कलर की लाइन है गाइस, देखिए ध्यान से कि जब G2 M ट्रांजिशन हो रहा है, G2 फेज से M फेज की तरफ मूव कर रहा है सेल, तब इनका लेवल सबसे ज्यादा हाई है. ठीक है. और इनका जब M फेज का मिडिल आ रहा है, मेटा फेज से एना फेज ट्रांजिशन आ रहा है, उस टाइम पे इनका लेवल धीरे धीरे जाकर के कम हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पर एक प्रोटीन लिखा है APC. चलिए समझते हैं क्या क्या लिखा है. अब गाइस ये जो एम फेज के साइक्लिन सीडीकेज होते हैं, ये जब एक्टिव होते हैं तो ये क्या काम करते हैं. मैंने आपको अभी सारा काम दिखाया था कि प्रो फेज में क्या काम हो रहा है या फिर मेटाफेज में क्या काम हो रहा है. तो प्रो फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन होता है. ठीक है. तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए कंडेंसिन और कोहेसिन 2 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं. कंडेंसिन, कोहेसिन. ये जो माइटोटिक प्रोटीन काइनेजेस है, ये जो एम फेज के साइक्लिन सीडीकेज है, ये उन प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं. काइनेजेस है, फॉस्फोरिलेशन काम है. तो ये जब साइक्लिन सीडीकेज कॉम्प्लेक्स जब एक्टिव होंगे G2M ट्रांजिशन के समय, उस टाइम पे ये कंडेंसिन कोहेसिन नाम के प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाए प्रो फेज में. न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन के लिए लैमिन प्रोटीन्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इन प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करते हैं कि ये प्रोटीन अपना काम शुरू कर दे और ब्रेक होना शुरू हो जाए. हमें क्या करना है, न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक करना है. उन प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं. जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके लिए जो प्रोटीन्स है उस पे फॉस्फोरिलेशन करते हैं फ्रैगमेंटेशन करवाने के लिए गोल्जी के. और क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स को, सेंट्रोसोम को, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स को, इन सबको
फॉस्फोरिलेट करते हैं कि स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाए। तो ये आपके एम फेज के साइक्लिन सीडीके करते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर लिखा है अरोरा काइनेस, पोलोलाइक काइनेस। तो यहाँ पर दो और काइनेजेस हैं, उन्हें भी ये फॉस्फोरिलेट करते हैं। एक हो गया अरोरा ए, अरोरा बी, और एक हो गया पोलोलाइक काइनेज। इन काइनेजेस को फॉस्फोरिलेट करते हैं। क्यों करते हैं, इनका क्या काम है, चलिए देखते हैं। जो अरोरा ए और अरोरा बी काइनेज होता है, अरोरा ए काइनेज जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी असेंबली और स्टेबिलिटी को गवर्न कर रहा होता है, ठीक है, उन्हें देख रहा होता है। और अरोरा बी जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड से अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मतलब अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सॉरी, यहाँ पर ये रहा क्रोमोसोम, ये रहे सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। आपको पता है सेल में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है ना, मेटाफेज में ऐसे ही अटैच होता है। तो ये अटैचमेंट सही है कि नहीं, ये अटैचमेंट सही होनी चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा टाइट अटैचमेंट होना चाहिए। तो इसे देखने का काम अरोरा बी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह पोलोलाइक काइनेज जो होता है वो भी माइटोटिक स्पिंडल के नॉर्मल असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन काइनेजेस को देखने का काम या इन काइनेजेस को एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, आपके एमसीडीके कर रहे हैं, साइक्लिन बी सीडीके 1 ये काम कर रहे हैं। तो ये तो काम की बात हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जब सेल मेटाफेज में होता है और कहाँ जा रहा होता है, एनाफेज की तरफ। मेटाफेज में कैसा होता है और एनाफेज में कैसा होता है, चलिए देखते हैं। बारी आ गई है मेटाफेज की और एनाफेज की। मेटाफेज में हमें सेल कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है, सेल कुछ हमें ऐसा दिख रहा होता है। देखिए मेटाफेज में ऐसे दिख रहा होता है सेल, ठीक है, बहुत अच्छा से नहीं बनाया मैंने, बट यस कुछ ऐसे दिख रहा होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, सेंट्रोसोम की मदद से वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, ठीक है। और एनाफेज में क्या होता है गाइस, एनाफेज में अगेन हम देखते हैं एनाफेज में कैसे होता है। ओके फिर से देख लेते हैं एनाफेज में क्या होता है, इसको लीव कर देते हैं, इसको देखते हैं। अब एनाफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ना, ये अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना आपस में, ये ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं प्रोटीन से जिनका नाम है कोहेसिन। कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, कोहेसिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। एनाफेज में ये कोहेसिन टूटता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है ये कोहेसिन को तोड़ेगा कौन। तो कोहेसिन को तोड़ते हैं, कोहेसिन को तोड़ने के लिए, कोहेसिन को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक प्रोटीन, प्रोटीएज होता है, कोहेसिन प्रोटीन होता है, तो इसके लिए एक प्रोटीएज होता है जिसका नाम है सैपरेज। सैपरेज, सैपरेज का काम होता है कोहेसिन को हाइड्रोलाइज करना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोहेसिन। कोहेसिन के लिए सैपरेज होते हैं, सैपरेज आर द प्रोटीएज। प्रोटीएज एंड द प्रोटीएज क्या है, एंजाइम है जिनका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो ये इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और तोड़ना क्यों जरूरी है गाइस, क्योंकि मेटाफेज से जब एनाफेज की तरफ सेल साइकिल बढ़ेगा तो एनाफेज में अगर कोहेसिन नहीं टूटेगा या कोहेसिन हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं होंगे, और हमें अलग करना है क्योंकि एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी तो जो क्रोमोसोम्स है वो भी डिवाइड होते हैं। चलिए तो हमें समझ में आई, सैपरेज जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करता है कोहेसिन का। अब सैपरेज जो है ना, सैपरेज हर टाइम तो एक्टिव नहीं रहेगा, एनाफेज में जरूरत है तो एनाफेज में एक्टिव होगा। तो एनाफेज में एक्टिव होने से पहले इनको रोक के रखा होता है एक सेक्योरिन नाम का प्रोटीन। सेक्योरिन नाम का जो प्रोटीन है, इनका काम है सैपरेज को इनहिबिट करके रखना। किस केस में इनहिबिट करते हैं, जब इनकी जरूरत नहीं है। एनाफेज में इनकी जरूरत है तो एनाफेज के पहले जो सेक्योरिन है वो इनहिबिट करके रखे रहते हैं, रोक के रखे रहते हैं सैपरेज को।
इनहिबिट करके रखे रहते हैं सैपरेज को। तो सैक्यूरिन को हमें हटाना पड़ेगा कि सैपरेज फ्री हो जाए और सैपरेज कोहेसिन को जाकर के हाइड्रोलाइज कर दे और हमारा मेटा से एनाफेज आ जाए। तो सैक्यूरिन को हटाने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हमने बोला था प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक बार मेंशन किया है। यहां पर ये एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। मैंने इसके बारे में आपको एक लेक्चर में बताया है क्योंकि वहां भी इसकी जरूरत थी। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमारे एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। ये एक ऐसे एंजाइम है जिनका काम होता है डिस्ट्रक्शन करवाना, जिनका काम होता है प्रोटियोलिसिस से प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कराना। तो एपीसी जब एक्टिव होते हैं तब ये सेक्यूरिन को तोड़ते हैं। सेक्यूरिन का क्या करेंगे, सेक्यूरिन का ब्रेक डाउन करते हैं, सेक्यूरिन को तोड़ देंगे। और जब सेक्यूरिन टूट जाएगा तो सैपरेज फ्री हो जाएगा, और सैपरेज फ्री हो जाएगा तो कोहेसिन को हाइड्रोलाइज करेगा और एनाफेज आ जाएगा। ठीक है, तो एपीसी को एक्टिव होने के लिए जरूरी होता है कि इसके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है CDC20। ये कॉम्प्लेक्स आकर के एपीसी को एक्टिवेट करते हैं। एपीसी को एक्टिवेट करने के लिए गाइस हमें इस कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है एपीसी को एक्टिवेट करने के लिए। तो एपीसी कब एक्टिव होगा, ठीक है, एपीसी कब एक्टिव होता है जब उससे CDC20 आकर बाइंड करते हैं मेटा टू एनाफेज के ट्रांजिशन के समय। चलिए एक डायग्राम देखते हैं। ओके, अब इस डायग्राम में सारी बातें एकदम क्लियर है। जितनी बातें अभी मैंने कही एनाफेज वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेटा टू एनाफेज का ट्रांजिशन। अभी तो आपको समझ में आ गया, एम फेज आकर के अपना एम फेज के साइक्लिन सीडी के एम फेज का काम शुरू कर देंगे, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज का काम शुरू कर देंगे, प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करेंगे या फिर उन काइनेजेस को फॉस्फोरिलेट करेंगे जो कि कंट्रोल करते हैं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन या स्पिंडल की असेंबली करवाना या सिस्टर क्रोमैटिड सही से जुड़ा है कि नहीं, ये सारी बातें देखना, उन सारे काइनेजेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। बट गाइस अब देखो, मैं अब बात कर रही हूँ सीधे सीधे मेटाफेज टू एनाफेज की, मेटा टू एना की बात कर रही हूँ, क्योंकि एनाफेज में जो क्रोमैटिड्स हैं उनको अलग होना है। उनको अलग होने के लिए जरूरी है कि उनके बीच का प्रोटीन तोड़ा जाए। चलिए, अभी एपीसी आपका इनएक्टिव है, एपीसी इनएक्टिव है, एपीसी से CDC20 बाइंड करता है तो एपीसी एक्टिव होता है। अब एपीसी एक्टिव होने के बाद एपीसी किसे हटाएगा, सेक्यूरिन को तोड़ेगा, सेक्यूरिन को। आप देखो सेक्यूरिन ने सैपरेज को पकड़ के रखा है। अब सेक्यूरिन टूट गया तो सैपरेज फ्री हो गया, सैपरेज ने कोहेसिन को जाकर के तोड़ा, कोहेसिन अलग हो गया और हमारा जो मेटाफेज से एनाफेज आ गया, मेटाफेज से एनाफेज आ गया। तो CDC20 का काम है एक्टिव करना एपीसी को, एपीसी को एक्टिव करने का काम CDC20 कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया है। सैपरेज का काम होता है कोहेसिन को हाइड्रोलाइज करना, इस डायग्राम में मैंने बनाया है। सेक्यूरिन ने नॉर्मल कंडीशन में जब मेटाफेज चल रहा होता है उस टाइम पे सैपरेज को पकड़ के रखा होता है, लेकिन जब एपीसी से CDC20 बाइंड करेगा एपीसी एक्टिव हो जाएंगे और इस सेक्यूरिन को हटाएंगे रास्ते से। सेक्यूरिन हट गया तो आपका सैपरेज फ्री हो गया। ये देखो सैपरेज यहाँ पर फ्री हो गया, ये जो सैपरेज था यहाँ पर फ्री हो गया और अब ये जाकर के कोहेसिन को तोड़ेगा, कोहेसिन को तोड़ेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और यहाँ पर हमें स्पिंडल फाइबर से अलग ऑपोजिट पोल में होते हुए दिखाई देंगे एक सेल के अंदर। तो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में गाइस ये प्रोटीन इस तरीके से काम करते हैं, मेटाफेज से एनाफेज आ जाता है। ठीक है, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो जाता है। अब मान लेते हैं, आगे चलते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पे चलते हैं। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कब एक्टिव होगा? मैंने आपको ऑलरेडी चेक पॉइंट्स के बारे में बताया। चेक पॉइंट्स एक्टिवेट कब होते हैं गाइस? मेटाफेज की कहानी हमने देख ली कि मेटाफेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और मेटाफेज के साइक्लिन सीडीकेस क्या क्या करते हैं। बात आती है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की। ये तब एक्टिव होते हैं गाइस जब ये जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है जो अटैच है स्पिंडल फाइबर से, अगर वो सही से अटैच नहीं है,
अगर लेट से यहाँ पर सही से अटैचमेंट नहीं है क्रोमोसोम की स्पिंडल फाइबर से, थोड़ा सा टेंशन लैकिंग है, मतलब यहाँ पर लेट से फोर्स नहीं सही लग रहा है, जब तक सही से अटैचमेंट नहीं होगा ना तब तक क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे। आप मान लीजिए अगर सही से ये नहीं अटैच है, मान लीजिए क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से सही से नहीं अटैच है मेटाफेज में, तो क्या होगा? अगर मान लेते इधर से थोड़ा सा लूज अटैचमेंट है, इधर से तो सही है, तो जब एनाफेज आएगा ना तो ये सारे एक ही साइड चले जाएंगे। हमें चाहिए कि जो स्पिंडल फाइबर जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग रास्ते पे जाए, एक इधर चला जाए इस पोल की तरफ, एक इस पोल की तरफ, ताकि दो सेल डिवाइड करे तो ये एक पूरे सेल में चला जाए, ये एक पूरे सेल में चला जाए। मान लेते हैं यहाँ पर अगर सही से अटैचमेंट नहीं होगा तो ये दोनों ही एक तरफ जाने लगेंगे, है ना, अलग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस काम को देखने के लिए कि सही से अटैचमेंट है कि नहीं, कौन होता है? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है इस काम को देखने के लिए। अगर टेंशन लैकिंग होगा, अगर वहां पर फोर्स कम होगा तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद ये कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद कुछ काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं BUB3, BUB1 काइनेज और MAD3 काइनेज, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्टिव होंगे और एक्टिवेट करेंगे MAD2 और MAD1 को। और ये सारे काइनेज करते क्या है एक्टिवेशन के बाद? ये एपीसी को इनएक्टिव कर देते हैं। अगर एपीसी एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? एपीसी एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं? देखो गाइस, एपीसी ने क्या किया था एक्टिव होने के बाद? सेक्यूरिन को तोड़ दिया था और सैपरेज फ्री हो गया था और जाकर के उसने हाइड्रोलाइज कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर अगर सही से क्रोमोसोम अटैच नहीं है, क्रोमोसोम अगर सही से स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं है, तो जब एनाफेज आएगा तो ये एक ही तरफ चला जाएगा, ये सही से टूटेगा नहीं। जरूरी है कि एकदम सही से अटैच हो स्पिंडल फाइबर, ये आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर सही से अटैच हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सही से नहीं अटैच होगा तो क्या होगा? क्रोमोसोम बीच से अलग नहीं होंगे एनाफेज में और एक ही तरफ चले जाएंगे। इसीलिए एपीसी को इनहिबिट करना जरूरी है, क्योंकि एपीसी ही सारा काम करवा रहा है। एपीसी सैपरेज को छोड़ रहा है और सैपरेज फिर जाकर के कोहेसिन को तोड़ रहा है। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या करती है? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये बात देखती है कि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से सही से जुड़े हैं कि नहीं। अगर सही से नहीं जुड़े होते हैं, ये अपने प्रोटीन को, काइनेटोकोर के प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। कुछ काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं, BUB3 काइनेज, BUB1 काइनेज और MAD3 काइनेज। ये काइनेजेस मिलकर के MAD2 और MAD1 कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं और फाइनली ये सारे कॉम्प्लेक्स मिल करके एपीसी को इनएक्टिव करते हैं। एपीसी इनएक्टिव हो जाएगा, सैपरेज फ्री नहीं होगा सेक्यूरिन के पास से, और हमारा जो मेटाफेज है वो नहीं आएगा, मेटाफेज डिले हो जाएगा, है ना, मेटाफेज डिले हो जाएगा। क्रोमोसोम ऐसे ही सबसे पहले मेटाफेज डिले हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिंडल फाइबर सही से क्रोमोसोम से, काइनेटोकोर से जुड़ा रहे। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट का यही काम, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पाथवे इज एक्टिव अंटिल every single kinetochore has attached properly to the spindle microtubule। तो जो क्रोमोसोम में जो यहाँ पर काइनेटोकोर है, जब तक ये सही से अटैच नहीं होते हैं तब तक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट हमारा एक्टिव होता है। जब काइनेटोकोर अनअटैच्ड है, ये जो काइनेटोकोर है, ये जो रेड कलर का मैं यहाँ पर बना रही हूँ काइनेटोकोर, ये जो काइनेटोकोर है क्रोमोसोम का, जब ये सही से अटैच नहीं रहता है, जब ये अनअटैच रहता है, आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन KNL1 ये फॉस्फोरिलेट होता है बाय चेक पॉइंट काइनेज। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जाकर के फॉस्फोरिलेट करेगा KNL1 काइनेटोकोर के प्रोटीन को, ठीक है। अब ये फॉस्फोरिलेशन के बाद क्या होगा? BUB1 BUB3 एक्टिव होंगे, जो हमने देखा था BUB3 BUB1 एक्टिव हुए थे। इसके बाद MAD1 MAD2 कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट किया जाएगा कि आप लोग आइए, और फाइनली ये सब एपीसी को इनएक्टिव कर देंगे। एपीसी जो CDC20 के साथ एक्टिव होता है उसे इनएक्टिव कर देंगे, और इनएक्टिव करने के बाद स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट देखा जाता है, सही करवाया जाता है, तब जाकर के आपका सेल साइकिल आगे बढ़ता है, सेल डिवीजन होता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सारी चीजें बता दी हैं। रही बात PDF की, यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारे इनहिबिटरी प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे लाइगेजेस के नाम मेंशन है, जो अगेन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगेन इस स्लाइड पे भी सब सारे फंक्शंस डायरेक्टली लिखे हैं।
तो ये सब आपको तभी मिल सकता है जब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में लेक्चर मिल जाएगा। एंड गाइज आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी फ्रॉम द फोर्थ जो आपका नवंबर है, 4 नवंबर से आपके PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि लाइव क्लासेस होगी। तो लाइव में तो आपको आना ही है, आपको आंसर्स देना ही है। साथ में जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखना इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके क्वेश्चंस लगेंगे। एंड इन केस कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।